12 जून को विपक्षी दल के प्रमुख नेताओं की बैठक होनी है और इस बैठक से पहले ही सियासत जो है वो पूरे देश भर में तेज हो गई है। प्रमुख विपक्षी पार्टियां जो है वो लामबंद इसलिए हो रही हैं ताकि केंद्र सरकार को परास्त किया जाए। कैसे 2024 में केंद्र की सरकार यानी भाजपा को रोका जाए, इसके लिए लामबंद हो रही हैं और लामबंदी कहीं ना कहीं सफल होती हुई दिख रही है। नीतीश कुमार ने ये पहल की थी। हमारे साथ भाजपा के विधायक हैं, यानी झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, प्रमुख विपक्षी पार्टी भाजपा है और भाजपा के विधायक अमित मंडल जी हमारे साथ हैं। 12 जून को बैठक होनी है। अमित जी, किस रूप में देख रहे हैं सभी विपक्षी दल जो हैं एक मंच पर आ रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों की जो बैठक होगी वो मुद्दा विहीन होगी। कोई ऐसा मुद्दा होना चाहिए जिसके कारण वो एक प्लेटफॉर्म में आए। उसके पास एक ही मुद्दा है कि मोदी को हटाओ और देश को बर्बाद करो। मुझे लगता है कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने अपना कार्यकाल पूरा किया और जिस प्रकार फॉरेन पॉलिसी रही है, यहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहा है, अंतिम पायदान के व्यक्तियों का उत्थान रहा है, विकास की जो योजनाएं धरातल पे आई है, ये सब विपक्षी दल जो है पचा नहीं पा रही है। 370 का मसला खत्म हो गया, राम मंदिर बन गया, तो ज्वलंत मुद्दों को भी हम लोगों ने टेकअप किया है। चीन हमको आंख दिखा के नहीं देख सकता, पाकिस्तान के घर में घुसकर हम मार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जितनी भी खामियां थी उसको भी हम लोगों ने ठीक किया। और आज जो भारत को जो दूसरे देश के लोग देखते हैं तो रिस्पेक्ट से देखते हैं, और यही रिस्पेक्ट मोदी जी के कारण आया है। और जब मोदी जी के कारण ये रिस्पेक्ट आया तो मुझे लग रहा है कि विपक्षियों को ये पच नहीं रहा है, उनकी लोकप्रियता उनको पच नहीं रही है। एक ईमानदार आदमी जो दिन रात देश के लिए काम करता है, उसको हराने पे विपक्षी दल तुल गए। उनकी जब सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वो राजद की अपनी स्टेट पे सरकार हो, चाहे यहाँ पे जेएमएम प्रेजेंट सरकार हो, उनकी कार्यशैली को देखे और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में कार्यशैली को देखे तो जमीन आसमान का अंतर है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर मान लीजिए कि और मोदी की सरकार फिर से बन जाती है तो कहीं हम लोगों को बोरिया बिस्तर बंद ना पड़ जाए और फिर हम लोग वापस चले ना जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये बैठक हो रही है, जो मुझे लगता है बैठक मुद्दाविहीन है, इस पे बहुत कुछ आउटपुट निकल के नहीं आने वाला है। 14 की 14 लोकसभा सीट जो झारखंड में वो जीतेंगे और पूर्ण बहुमत के साथ फिर से हम लोग केंद्र में सरकार बनाएंगे। अमित जी, पूर्ण बहुमत के साथ तो दावेदारी है भाजपा की या एनडीए की कि हाँ पूर्ण बहुमत के साथ जो है केंद्र में आएंगे, लेकिन कई ऐसी नीतियां हैं जिसका विरोध जो है वो विपक्षी दल कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा जो है महंगाई का, बेरोजगारी का, ये सब लेकर के वो जनता के बीच जाने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले बेरोजगारी का मुद्दा तो हम लोग स्टेट स्पेसिफिक देख ले। स्टेट स्पेसिफिक कोई भी पॉलिसी सरकार नहीं बना पाई है 4-4.5 साल। हम लोग तो प्रयास कर रहे हैं और हो भी रहा है केंद्र में, लेकिन स्टेट स्पेसिफिक देखे तो कोई काम नहीं हो पाया है। जो बेरोजगारी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा मैंने विधानसभा के अंदर भी कहा है कि इन्फ्लेशन रेट आज की देर में कंट्रोल में है। कुछ पीरियड था जो पीक पे गया था, अपने क्रॉस लिमिट को क्रॉस किया था, लेकिन पुनः वो कंट्रोल में आ गया। तो मुझे लगता है कि बेरोजगारी का, महंगाई का मुद्दा है वो अस्थायी मुद्दा है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। जो इकोनॉमिक्स की जानकारी रखते हैं उनको ये पता है। बेरोजगारी के मुद्दे पे राज्य सरकार को सबसे पहले जब बैठक करेंगे तो उनको ये डिसीजन लेना है कि आखिर हम लोग युवाओं को नौकरी देंगे कि नहीं देंगे। उन सब चीजों पे ये डिस्कशन नहीं करेगी, वो ऐसी चीजों पे डिस्कस करेंगे जो स्टेट का मुद्दा नहीं है। स्टेट का जो मुद्दा है उस पर डिस्कशन करें और कितना उन्होंने डिलीवर किया झारखंड में उस पर वो लोग मंथन करेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अन्यथा जिसको आपका कंट्रोल नहीं है उन मुद्दों पर अगर चर्चा करेंगे तो उसका कोई परिणाम निकल के नहीं आएगा। देखिए, आरोप यह भी है कि धार्मिक उन्माद फैलाने का काम जो है वो करते हैं। यहाँ मंत्री आलमगीर आलम ने भी कहा कि कर्नाटक चुनाव में इन्होंने जिस तरह से हिंदुत्व को लेकर के एक एजेंडा चलाया तो कहीं ना कहीं वही हार का कारण बना। और ये डेमोक्रेसी को बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो रहे हैं, हम लामबंद हो रहे हैं और आने वाले समय में पूरा विश्वास है कि डेमोक्रेसी बचेगी, जनता के बीच हम जगह बनाने में सफल होंगे। देखिए, जहां तक कर्नाटका चुनाव की बात है तो वो अलग ही मुद्दा है। वहां पे वो झारखंड के मुद्दे से कर्नाटका के मुद्दे को कंपेयर नहीं किया जा सकता। झारखंड में भी विधानसभा चुनाव हुई थी, जेएमएम की सरकार आई। हम लोग इस चीज को कहाँ इनकार कर रहे हैं कि यहाँ सरकार हमारी है। हम लोग तो ये कह रहे हैं कि जो पोल प्रॉमिस आपने किया था उसको आप डिलीवर करें और पोल प्रॉमिस को डिलीवर करके लोगों को राहत फैला। अन्यथा आप चुनाव के समय तो अनर्गल बयानबाजी करते हैं, झूठ मूठ के लोक लुभावन चीज दिखाते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं तो नहीं कर पाते। लेकिन उसके उलट केंद्र सरकार ने जितनी भी ऐसी घोषणाएं की थी सबको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। और जहां तक हिंदुत्व की बात है तो हिंदू लोग ही हिंदुत्व की बात करेगा। तो हम लोग गलत कहाँ कह रहे हैं कुछ? हम लोग तो ये नहीं बोल रहे कि इस्लाम हटाओ हिंदू लाओ, हम तो बोल रहे हैं हिंदुत्व को और मजबूत करो और अन्य धर्म को रिस्पेक्ट करो, बस इतना ही तो हम लोग कह रहे हैं।
बिल्कुल लास्ट में नीतीश कुमार जी की इस पहल पर क्या कहना चाहेंगे? नीतीश कुमार ने एक पहल की है और ये अब बैठक भी होने जा रही है। कुछ लोग पलटू चाचा आपके यहाँ से कल प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से ये कहा गया था कि पलटू चाचा के यहाँ बैठक हो रही है, तो क्या पता ही पलटू चाचा आगे जाकर क्या करेंगे? देखिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड वैसा क्रेडिबल नहीं रहा है, मैं कहूंगा, क्योंकि पहले भी लोकसभा चुनाव में वो लड़े ही थे। जब हार गए तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था, फिर वो भाजपा में शामिल हो गए, मतलब भाजपा के साथ गठबंधन बनाया था। तो उनका जो है स्थिरता उनके सोच में नहीं दिखती है। और बिहार का मुद्दा है, उसमें मैं बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो प्रयास नीतीश जी कर रहे हैं वो असफल प्रयास होगी। असफल प्रयास इसलिए होगी क्योंकि ये जो गठबंधन की वो कल्पना कर रहे हैं सब हिडन एजेंडा पे है, सबकी अपनी अपनी स्वार्थ है। किसी की स्वार्थ ये नहीं है कि भारत माता के वैभव के बारे में हम कैसे बात करें, सबका अपना अपना स्वार्थ है। और जब मोदी जी के लीडरशिप में भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम लोग के पास कोई स्वार्थ नहीं है सिवाय इसके कि भारत की संपदा, भारत की प्रभुत्ता कैसे बढ़े, उसको लेकर हम लोग चिंता कर रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों की सोच है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जहां स्वार्थ छिपा है वहां पे गठबंधन नहीं हो सकता है, और जहां निस्वार्थ भाव से काम होता है वही सत्ता का हकदार है। अमित जी का धन्यवाद। चूंकि नीतीश कुमार के मुद्दे पर, और ये सिर्फ बिहार और झारखंड का ही मुद्दा नहीं, ये पूरे देश भर का मुद्दा है, और विपक्षी जो है वो लामबंद इसलिए हो रहे हैं ताकि केंद्र सरकार को परास्त किया जाए। और केंद्र सरकार को परास्त करने में ये कितना सफल हो पाते हैं, कितना ये जनता के बीच जाकर के जगह बनाने का काम करते हैं, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। आगामी 12 जून को विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। ये बैठक बिहार की राजधानी पटना में होगी और विपक्षी दलों के प्रमुख नेता इस बैठक में शामिल होने वाले हैं। विपक्षी एकता को बल देने के लिए नीतीश कुमार ने कवायद की थी, आगे जो हाथ उन्होंने ही बढ़ाए थे, और अब जाकर के ये फलीभूत होता हुआ दिख रहा है। केंद्र सरकार को परास्त करने के लिए सभी विपक्षी एकजुट हो रहे हैं। झारखंड से हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री सह संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम सर है। विपक्षी एकता पर ही बात कर लेते हैं। सर, सभी विपक्षी जो हैं वो एक मंच पर जुटने वाले हैं, किस रूप में देख रहे हैं? और केंद्र सरकार को परास्त करना, भाजपा की सरकार को परास्त करना कितना मुश्किल होगा या आसान होगा? देखिए, सत्ता का परिवर्तन जनता ही करते हैं, और परिवर्तन के लिए सभी दल, सभी गठबंधन अपना अपना प्रयास करते हैं। आज जो देश की जो हालात है, उस हालात के परिप्रेक्ष्य में हम नीतीश जी को बधाई देंगे, धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने एक मुहिम चलाया जो वर्षों पहले हमारी मैडम सोनिया गांधी के द्वारा यूपीए के गठबंधन की शुरुआत की गई थी। उसमें लाइक माइंडेड पार्टी के लोग एकजुट होकर चुनाव लड़ते थे, इशू के लिए बात करते थे, और आज उसी तरह एक जो है विपक्ष को लेकर एक गोलबंद होने की जो शुरुआत किया है। और 12 तारीख को बिहार पटना में नीतीश जी सभी विधायक, सभी पार्टी के प्रमुख नेताओं को बुलाए हैं। ये अच्छी बात है, और वर्तमान हालत में विपक्ष को एकजुट होना अति आवश्यक है कि देश की जो हालत है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। हम जनता आज चाहते हैं कि हमको सस्ती से सस्ती हर चीज हमें प्राप्त हो, लेकिन सरकार ने एक बार नहीं कई बार वादा करने के बावजूद भी कोई चीज के दाम को नहीं घटा पाई, और रोज इसका दाम बढ़ते जा रहा है। तो सरकार के नियंत्रण में है पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर। जब यूपीए का गवर्नमेंट हुआ करती थी तो 400 रुपया मिलता था, अभी 1200 रुपया मिल रहा। वही डीजल जो 58 रुपये मिल रहा था, अभी 100 रुपये मिल रहा है। और बेरोजगारी बहुत बड़ी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसमें एक भी शब्द नहीं बोलते हैं। अगर जनता के हित की बात करते, साइनिंग इंडिया की बात करेंगे, ग्लोबल वर्ल्ड की बात करेंगे, विश्व गुरु की बात करेंगे, सब बेहतर चल रहा उसकी बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हम जनता के लिए चुनाव लड़ते हैं, जनता की अपेक्षा के अनुरूप हम अपना क्षेत्र को विकसित करने के प्रयास करते हैं। और हमारा एक परंपरा रहा
कि उन्माद फैलाकर वोट नहीं लेना है, ना किसी को कॉन्विंस करना है। कर्नाटक में जो चुनाव हुई, खुले मंच से जो उन्माद के भाषण भी दिए और एक नारा लगाकर बोला तुम वोट डालो, जो कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध है। और उस पर जो है इलेक्शन कमिश्नर भी कोई जो है उस पर मैंने वो उस पर संज्ञान भी नहीं लिया, नजरअंदाज किया। एक सब कारण में अब जो है एकजुट होकर इस देश की मदर ऑफ डेमोक्रेसी को बचाना है, लोकतंत्र को शक्तिशाली बनाना है और लोकतंत्र का गिरावट हुआ है। इसको देखते हुए हम लोग जो है ये गठबंधन बहुत ही कारगर होगा और मुझे लगता है कि आगे चलकर ये कामयाब होगी। बिल्कुल, ये तो कामयाब होगा सर, लेकिन इकोनॉमिकली जो बताया जा रहा है कि हमारा देश मजबूती की ओर आगे बढ़ रहा है, 9 वर्ष की उपलब्धियां जो है वो भी बताई जा रही हैं भाजपा की तरफ से। प्रमुख विपक्षी दल अगर एक मंच पर होंगे तो बेरोजगारी, महंगाई के अलावे और क्या मुद्दे होंगे? आपने कहा कि डेमोक्रेसी को भी बचाना है, तो और क्या मुद्दे होंगे जिसके तहत आप जनता के बीच जाएंगे? संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस संस्थाएं होते हैं, उसका अपना काम करने की शैली अलग अलग होता है। हमने कि उदाहरण के रूप में कहा कि कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह हमारा देश के प्रमुख विपक्षी नेता, सर्वमान्य नेता, उन्होंने जिस तरह मंच से बोला कि ये नारा लगाओ और बटन दबाओ, तो उस पर इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया। इसलिए जो हमारे भारी संस्थाएं जो है वो जो है इनके नियंत्रण में हो जाता है। तो डेमोक्रेसी में है कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जो वो उसका काम वो करेंगे, उसमें कोई भी सीएम चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये जब ढांचा कमजोर हो जाएगा तो लोगों को नहीं मिलेगी और नहीं मिलेगा। और ये खुद बता रहे हैं कि हमारा यहाँ जो है कि जीडीपी रेट बढ़ा है, ये जनता क्या एहसास कर रहा है? तो पेपर में छपने से और क्या बोलते हैं 9 साल के कार्यक्रम के भव्य क्या बोलते हैं आयोजन करने से जनता कुछ में क्या होगा? जनता तो चाह रही है कि हमको जो है गैस सिलेंडर 800 रुपया में मिले, 400 रुपया में मिले, यही ना चाहती है। जनता चाहते हैं कि तेल का दाम 150 रुपया नहीं होकर 90 रुपया हो। तो इसके लिए जनता माने हमारी सरकार जो भारत की सरकार है सेंट्रल और जी लास्ट सर की जो विधायक सीपी सिंह पूर्व में नगर विकास मंत्री भी रह चुके हैं, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे, उन्होंने कहा है कि जो हिंदुत्व की बात करेगा वही हिंदुस्तान में राज करेगा। देखिए उनकी अपनी राय है, उस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, उनकी राय है। लेकिन लोकतंत्र क्या कहता है, देश की आजादी में सारे लोग, सारे वर्ग, सारे समाज के लोग काम किए हैं। देश की आजादी हुई, फिर आपका संविधान की रचना हुई और संविधान में सभी का हक, सभी का सम्मान, सभी का आदर करने की बात कहा गया, सभी का जो है समन्वय कर चलने की बात किया गया। बट उनका अपना टिप्पणी है, उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। तो ये हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम थे, जिन्होंने कहा कि देश की एकता, संप्रभुता बरकरार रहे और डेमोक्रेसी किस तरह से बची रहे और जाने वाले दिनों में बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और साथ ही हमारे देश जो है वो धार्मिक उन्माद की आग में ना जाए, इसके लिए भी जो है इनका प्रयास होगा। और आने वाले दिनों में विपक्षी एकता जो है वो देश की दिशा और दशा दोनों तय करने की बातें जो है वो नेताओं के द्वारा कही जा रही है। दिखा रहे हैं कि विपक्षी एकता को लेकर के कैसे सभी पार्टियां जो हैं वो लामबंद हो रही हैं। 12 जून को बैठक होनी है, सभी जो विपक्षी पार्टी हैं उनके प्रमुख नेता उस बैठक में शामिल होंगे। झारखंड की बात करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी सत्तारूढ़ दल के मंत्री हमारे साथ हैं, पेयजल स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी। सर, इस बैठक को लेकर के पूरे देश भर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, क्या और किस रूप में देख रहे हैं इस बैठक को? कितना लगता है कि ये देश की दिशा और दशा को तय करेगा? देखिए, ये सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं, ये जरूरत है देश के लिए और देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए ये ऐसी जरूरत आन पड़ी है। आज हम जिस मोड़ पर खड़े हैं और जिस तरह आज जो केंद्र की सत्ता में जो दल है भारतीय जनता पार्टी, आज जिस तरह से वो
कहें तो ध्रुवीकरण की जिस तरह से राजनीति कर रही है, फूट डालो राज करो की राजनीति कर रही है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है और इस पर एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। विकास की कोई बात नहीं हो रही है, रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है, आम व्यक्ति के हितों अधिकारों की कोई बात नहीं हो रही, कोई चर्चा इस पर नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ आप एक तरह से कहें कि सिर्फ एक आस्था को आप अपना राजनीति का केंद्र बनाकर रखें। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या 2014 के पहले लोग राम भगवान को नहीं मानते थे, जय श्री राम नहीं करते थे, जय सिया राम नहीं करते थे, जय बजरंग बली नहीं करते थे? सभी लोग की अपनी अपनी आस्था है। उसी तरह से हिंदू मुस्लिम धर्म के लोग अपने धर्म को मानते हैं, सिख धर्म के पंथ के लोग अपने धर्म को, सभी लोग। और हमारा देश जो है एक अनोखा देश है। हमारा संविधान जो पूरी दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान है, अब उसके साथ खिलवाड़ हो, उसके साथ, और आज एक तरह से तानाशाही रवैया हमारे देश में शुरू हो गया है। आपने देखा होगा कि इस तरह से हमारे जो मेडल लाने वाले हमारे जो पहलवान हैं उनके साथ किस तरह से रवैया अपनाया जा रहा है। तो अगर समय रहते सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं, देश की जनता नहीं जागेगी। देश की जनता धर्म के नाम पर वोट नहीं करती है, देश की जनता विकास के नाम पर वोट करती है, अपने हक अधिकार के लिए वोट करती है, अपना जनप्रतिनिधि अपना हक अधिकार पाने के लिए करती है, अपने जो आने वाली पीढ़ी है उसके उज्जवल भविष्य के लिए वोट करती है। और आज परिभाषा पूरी तरह से बदल रही है। हाँ, आज हमें चेतने की जरूरत है, हमें सजग होने की जरूरत है। और 2024 में अगर ऐसी सोच वाली पार्टियां अगर सत्ता में आई तो फिर हमारे लोकतंत्र का और हमारे संविधान का ऊपर वाला ही मालिक है। मंत्री जी, भाजपा जो है वो ये कह रहे हैं कि सभी भ्रष्टाचारी जो है वो एक मंच पर हो रहे हैं, तो इससे कुछ होगा नहीं। और देखिए, एक नीतीश कुमार जी का ये असफल प्रयास बताया जा रहा है। 2024 तक क्या होगा, यानी कि सभी पार्टियां जो एकजुट हो रही हैं वो बिखर जाएंगी, इस तरह की बातें जो है वो भाजपा की तरफ से कहना है। दूसरी बात की ये कह रही है कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, हम नहीं चाहते, धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ की संप्रभुता अखंडता बरकरार रहे, ये हम भी चाहते हैं। लेकिन जो भ्रष्टाचारी ये फैला रहे हैं कि जो है हम लामबंद होंगे या केंद्र सरकार को परास्त करेंगे, तो ये एक असफल प्रयास है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले कहना चाहूंगा कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। और हमारे जो अभी सत्ता में दल है उनकी हांडी तो काट की हांडी 2-2 बार चढ़ गई, और सिर्फ एक ही मुद्दे पर। ये क्या कहेंगे, ये जिस तरह से ये यहाँ विभेद पैदा कर रहे हैं, यहाँ बांटने का काम कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये जिस तरह से यहाँ हमारे संविधान का, हमारे लोकतंत्र का मखौल उड़ा रहे हैं, ये अब जनता भी अच्छी तरह से देख रही है, जनता भी समझ रही है। और जनता ही मालिक होती है लोकतंत्र में, जनता को ही अधिकार होता है किसी को सत्ता सौंपने का और सत्ता से हटाने का। अब जनता ऊब चुकी है पूरी तरह से, जनता को चाहिए उनका हक अधिकार, जनता को चाहिए विकास। तो ये सारी चीजें गौण है पूरी तरह से। ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में भारतवर्ष का, पहले कौन भारतवर्ष का नाम पूरी दुनिया में पहले नहीं होता। आज 1947 से ही ले लें, 1947 से अगर हम 2014 तक के विकास की बात करते हैं, हम कहां पहुंचे, और 2014 से हम आज 9 साल हो रहे हैं, आज 23 तक कहां पहुंचे, कौन सा ऐसा हमने केंद्र की सरकार ने ऐसा कौन सा बड़ा काम कर दिया जो देश हित में हो, देश की जनता के हित में हो, ये बताने का काम करे। नोटबंदी से विकास हो जाता है। सर, कई ऐसी उपलब्धियां जो हैं वो गिनाई जा रही हैं, लेकिन उन सबसे इतर जो है विपक्षी पार्टी, यानी कि किन किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा होगा लोकतंत्र बचाने का। हम लोकतंत्र बचाएंगे तभी हम अक्षुण्ण रहेंगे, हम एक रहेंगे, हमारा देश मजबूत होगा। और उसके बाद जो एक लोकतंत्र में जो प्रक्रिया है हमारे की चुनाव में हम जनप्रतिनिधि चुनते हैं, मैंने बार बार कहा कि अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, तो हम विकास के नाम पर, लोगों को रोजगार देने के नाम पर
और भी जो जनता के एजेंडे हैं उसके नाम पर हम जनता के बीच जाएंगे, ना कि जाति और धर्म के नाम पर हम जनता के बीच जाएंगे। और जनता अब पूरी तरह से हमें स्वीकार करेगी और इनके जो कारनामे हैं, इनके जो कृत्य हैं, उसका सबक सिखाने के लिए जनता मन बना चुकी है। और 2024 में किसी कीमत पर ऐसी ताकतें जो देश को कमजोर कर रही हैं, हमारे लोकतंत्र को के साथ माखौल उड़ा रही है, हमारे संविधान को के साथ मजाक कर रही हैं, वैसी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए देश की जनता तैयार है। बिल्कुल, झारखंड मुक्ति मोर्चा का पूरी तरह समर्थन है और कई मुद्दे को लेकर के जनता के बीच जाएंगे। पहला मुद्दा होगा कि डेमोक्रेसी को कैसे सेव किया जाए, दूसरा मुद्दा बेरोजगारी का भी हो सकता है, महंगाई का मुद्दा हो सकता है। तो कई मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने का काम करेगी। वहीं अगर भाजपा की बात करें तो वो 9 साल में जो किए गए कार्य हैं, केंद्र की उपलब्धियां बताने का कार्य करेगी। हालांकि 2024 का लोकसभा चुनाव ना तो भाजपा के लिए आसान होगा, महागठबंधन जो है वो एकजुट हो रही है। अब देखना होगा कि आने वाले 12 जून को जो बैठक होती है वो कितनी सार्थक साबित होती है। खास खबर में इतना ही। अपने सहयोगी प्रदीप के साथ मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची।